हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज की हमारी क्लास में हम चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो कि पिछले कुछ समय से चर्चा में रहे हैं। करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस नेट जीआरएफ एग्ज़ाम, कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्ज़ाम और आरएस मेंस एग्ज़ाम जैसी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए और इसके जो वीडियोज़ हैं उन्हें आप प्लीज़ शेयर कीजिए। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पब्लिश किए गए जो वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की हमारी क्लास जो है इसमें हमने करंट अफेयर्स के जो दो टॉपिक्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 और दूसरा हमारा टॉपिक है आकांक्षी जिला कार्यक्रम यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी। इन दोनों टॉपिक्स को हमने इसमें शामिल किया है। तो हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, अनुच्छेद 370 पर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 370 क्यों चर्चित है, हमने इसे करंट अफेयर्स की क्लास में किस लिए शामिल किया है। देखिए, वर्ष 2020 के जो अगस्त माह में अनुच्छेद 370 जो है और इसके अलावा जो आर्टिकल नंबर 35A, इन दोनों का उत्साधन को 1 वर्ष हो गया इनके, यानी इनको निरस्त हुए 1 वर्ष हो गया था। साथ ही जम्मू और कश्मीर के प्रशासनिक पुनर्गठन का भी 1 वर्ष पूरा हो गया था। तो इसी वजह से ये जो अनुच्छेद 370 है उस चर्चा में आ जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए, वर्ष 1948 के अंदर भारत सरकार ने पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध कश्मीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कश्मीर के जो शासक थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह, उनके साथ एक विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, भारतीय संविधान की जो धारा 370 है वो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों की तुलना में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए, 1947 में विभाजन की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तो उस समय जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और उस समय जो जम्मू और कश्मीर के जो तत्कालीन राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने स्वतंत्र रहने की अपनी इच्छा प्रकट की। अर्थात वो ना तो भारत के साथ में मिलना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तभी इसी दौरान पाकिस्तान समर्थित कबीलाइयों ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद में उन्होंने भारत से मदद मांगी और उन्होंने भारत में विलय होने की सहमति भी दे दी। तो इस तरह से विलय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद अनुच्छेद 370 का निर्माण किस प्रकार से हुआ। देखिए, उस समय विलय संधि पर जो हस्ताक्षर कर दिए गए उसके उपरांत संविधान का जो भाग 21 है उसमें अनुच्छेद 370 जोड़ा गया और इस अनुच्छेद को अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान घोषित किया गया, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने का प्रावधान करता था। देखिए, उस समय की जो आपातकालीन स्थिति थी उसे देखते हुए, जो आपातकालीन स्थितियों को देखते हुए कश्मीर का भारत में विलय करने की जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसे पूर्ण करने का समय नहीं था। इसीलिए जो संघ की संविधान सभा थी, भारत की संविधान सभा थी, उसमें गोपाल स्वामी अयंगर नाम के जो सदस्य थे उन्होंने धारा 306A, ध्यान दीजिए, धारा 306A का एक प्रारूप प्रस्तुत किया और इसी धारा को आगे चल करके अनुच्छेद 370 में परिवर्तित कर दिया गया। इसी को 370 बनाया गया, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार मिले। अनुच्छेद 370 भारत के जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था और उस समय जम्मू कश्मीर के जो नेता थे शेख अब्दुल्ला और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है और इस समझौते के अंदर दोनों की सहमति से
यह अनुच्छेद 370 निर्मित किया गया था। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर विशेष संविधान किस प्रकार से लागू हुआ। देखिए, 1951 के अंदर राज्य को अलग से संविधान सभा बुलाने की अनुमति दे दी गई 1951 में, और नवंबर 1956 में राज्य का संविधान का कार्य पूरा हो गया। 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान को लागू कर दिया गया, और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो वहाँ का राज्य का अलग से कानून लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1957 के दिन। अब देखिए, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को मिले हुए जो विशेष अधिकार हैं, क्या क्या विशेष अधिकार हैं जो जम्मू और कश्मीर को प्रदान किए गए। देखिए, आर्टिकल 370 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय जो संसद है, भारत की जो संसद है, उसे केवल जो रक्षा, इसके अलावा वित्त के अतिरिक्त जो विदेश मामले और संचार, केवल इन्हीं विषयों पर केंद्र जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक कानून बनाने का अधिकार रखता था। यानी भारत की जो संसद है उसके पास केवल इन्हीं विषयों पर कानून बनाने के अधिकार थे, और इनके अलावा किसी भी अन्य विषय से संबंधित अगर कानून को लागू करवाना हो तो केंद्र को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती थी। यानी रक्षा, वित्त, विदेश मामलों और संचार, इन विषयों के अलावा चाहे वह विषय केंद्र सूची का हो चाहे वह समवर्ती सूची का हो, यदि उस पर राज्य कानून बनाकर उसे लागू करवाना चाहता है तो उसे केंद्र सरकार को राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी होता था। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य पर जो आर्टिकल 356 है, अनुच्छेद 356, उसके प्रावधान इस पर लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 356 जिसके तहत राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल होने पर वहाँ के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास में राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। इसी के साथ 1976 में बना शहरी भूमि कानून जो है वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त राज्य जो है उनके अलावा भारत में कहीं भी भूमि खरीदने का अधिकार था। कहने का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जिस राज्य को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, केवल वहाँ पर जो भारत का जो कोई भी नागरिक है, अन्य राज्य का नागरिक, वह उस 370 से विशेष अधिकार प्राप्त राज्य के अंदर यानी जम्मू कश्मीर के अंदर कोई अचल संपत्ति या भूमि भवन का क्रय नहीं कर सकता था, नहीं खरीद सकता था। और इसके अलावा भारत के अन्य किसी भी भाग के अंदर वह इस प्रकार की संपत्ति खरीदने का अधिकारी था। इसके अलावा इसमें बताया गया था अनुच्छेद 370 के तहत जो प्रावधान किए गए उनमें जम्मू और कश्मीर का अलग से राष्ट्रीय ध्वज, पृथक से राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, लेकिन इस तिरंगे के अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से राष्ट्रीय ध्वज भी रखा गया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास में भारतीय नागरिकता के साथ साथ जम्मू और कश्मीर राज्य की अलग से नागरिकता होती थी। यानी कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, जबकि भारतीय संविधान के अंदर सभी भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जो भारत के संविधान की एक विशेषता है। जम्मू कश्मीर में जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जैसे कि अशोक स्तंभ हुआ या जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनका अपमान करना जम्मू कश्मीर में अपराध नहीं माना जाता था। जब तक अनुच्छेद 370 यहाँ पर लागू था तब तक भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का वहाँ खुलेआम अपमान कर दिया जाता था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी क्योंकि वह अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कोई भी आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होते थे, वहाँ लागू नहीं होते थे। इसके साथ में एक बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही हास्यास्पद सा कानून वहाँ पर बनाया गया था, जैसा कि जम्मू कश्मीर की महिला के विवाह से संबंधित था। इसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर राज्य की यदि कोई महिला भारत के किसी भी अन्य राज्य के पुरुष से यदि विवाह कर लेती है तो ऐसी स्थिति में
उस महिला की जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। यानी अगर वह भारत के अन्य राज्य के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेती है तो वह जम्मू कश्मीर की नागरिक नहीं रहती थी। लेकिन यदि वहाँ की कोई महिला, जम्मू कश्मीर राज्य की कोई महिला यदि पाकिस्तानी युवक से विवाह कर लेती है, पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह करती है, तो उस महिला की नागरिकता समाप्त नहीं होती थी, बल्कि उस पाकिस्तानी नागरिक को भी जम्मू और कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। तो ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल और बड़ा ही हास्यास्पद कानून बनाया गया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कितनी जो षड्यंत्र बने होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जबकि भारत के अन्य सभी राज्यों के अंदर जो विधानसभा का कार्यकाल है वो केवल 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के पास किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। पंचायती राज व्यवस्था वहाँ लागू ही नहीं थी ठीक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन अगर कुछ हिस्सा उसका लागू भी किया गया तो उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। इसके साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वहाँ लागू नहीं होता था। शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यह भी वहाँ पर लागू नहीं था। देखिए, सूचना का अधिकार के तहत किसी भी सरकारी तंत्र से या किसी भी विभाग से आप जो भी सूचना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। और इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है और निर्धारित समय सीमा पर अगर वह सूचना आपको जो आपकी चाही गई सूचना आपको प्रदान नहीं की जाती है विभाग के द्वारा या जो भी डिपार्टमेंट उसके द्वारा, तो आपको तो उस डिपार्टमेंट पर जो दंड प्रक्रिया भी लगाई जाती थी, जिसमें जो आर्थिक दंड या इस प्रकार के कुछ प्रावधान इसमें किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं भारत सरकार के द्वारा। लेकिन इस प्रकार के जो कानून हैं वो जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं थे। इसके अलावा जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनकी ये वहाँ पर मतलब लागू ही नहीं था। देखिए, अनुच्छेद 148 के तहत ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 148 148 इसके तहत भारत के जो CAG होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। वर्तमान में जो इस पद पर GC मुर्मू अगस्त 2020 से कार्य कर रहे हैं और वे 14वें कैग हैं भारत के। इसके अलावा हम बात करते हैं इस कानून की, अनुच्छेद 370 की, तो वहाँ पर महिलाओं पर शरिया कानून लागू किया गया था, यानी इस्लामिक जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार वहाँ पर कानून महिलाओं पर थोपे जाते थे। और एक जैसे कि भारत के सभी राज्यों के अंदर जो हिंदुओं में जो दलित हैं उसके अलावा जो सिख हैं उन्हें आरक्षण दिया जाता है, हिंदुओं के दलित को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अल्पसंख्यक होने के बावजूद, राज्य में अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदू दलितों और सिखों को जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर कोई भी आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तो ये कुछ ऐसे जो बड़े अजीबोगरीब प्रावधान थे जो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किए गए थे। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 370 के उत्साधन और जम्मू कश्मीर का प्रशासनिक पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, अगस्त 2019 के अंदर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान आदेश 2019 लागू कर दिया गया, प्रख्यापित किया गया, जिसमें यह उपबंध किया गया कि भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। और इसका प्रभावी अगर हम लगाएं तो यही था कि जम्मू कश्मीर के लिए जो प्रत्यक्ष संविधान का जो आधार निर्मित करने वाले सभी प्रावधान समाप्त हो जाएंगे, अर्थात अनुच्छेद 370 जो है वो प्रवर्तन में ही नहीं रहेगा। और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 35A इसमें स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज़ में पुनर्गठित किया गया।
पहले जो जम्मू और कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जो राज्य था, अब उसे संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और इसके दो भाग कर दिए गए, जिसके अंतर्गत पहला भाग था विधानसभा के साथ में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और दूसरा था विधानसभा से रहित लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा रखी गई, लेकिन लद्दाख के अंदर विधानसभा का अस्तित्व नहीं रखा गया। तो इस प्रकार से जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन किया गया और दो यूनियन टेरिटरीज इसमें बना दी गई थी। अब देखिए, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के निहितार्थ यानी इसके अर्थ क्या हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर में अब जो है भारत का जो संविधान है पूरी तरह से लागू हो गया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद में भारत का जो संविधान है पूर्णतः लागू है। सभी भारतीय संविधान के सभी प्रावधान, सभी अनुच्छेद वहाँ अब कार्य करते हैं। अब देखिए, जम्मू और कश्मीर का कोई पृथक से राष्ट्रध्वज नहीं होगा और साथ ही वहाँ की जो नागरिकता है वो भी इकहरी नागरिकता हो गई है। वहाँ की दोहरी नागरिकता के प्रावधान समाप्त हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल है वो पहले 6 वर्ष का हुआ करता था, अब केवल 5 वर्षों का ही होगा। और नागरिकता, जैसे बताया आपको, एकल नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर की जो पृथक दंड संहिता थी, जिसे रणवीर दंड संहिता के नाम से जाना जाता था, अब उसके स्थान पर भारतीय दंड जो संहिता है वो लागू हो गई है। यानी भारतीय दंड संहिता के द्वारा उसे प्रतिस्थापित कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर जम्मू और कश्मीर है, अब उसमें अनुच्छेद 356 जो है उस लागू होगा। यानी अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल है राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जा सकता है। देखिए, जैसा कि आपको बताया कि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब संबंधित राज्य के राज्यपाल इस बात की संस्तुति करते हैं कि राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या सरकार जो कार्य संचालन में सक्षम नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य का राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है राष्ट्रपति शासन लगाने की, और तब अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। स्कूलों और कॉलेज में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों के अंदर केंद्रीय कोटा कानून यानी जो आरक्षण का जो सिस्टम है वो लागू कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों के लोग अब जम्मू और कश्मीर के अंदर संपत्ति और निवास संबंधी अधिकार प्राप्त करने में सक्षम होंगे। यानी अब विशेष राज्य का दर्जा उससे हटा दिया गया है, तो अब वहाँ पर अन्य राज्यों के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर स्थायी अचल संपत्तियाँ क्रय कर सकेंगे। साथ ही वहाँ पर अब जैसे कि बताया कि भारत का संपूर्ण संविधान के सभी जो अनुच्छेद वो लागू होंगे, सभी कानून लागू होंगे। तो इसी के अंतर्गत सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो वहाँ पर लागू होंगे। साथ ही जो कैग के जो प्रावधान है वो वहाँ जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। जम्मू और कश्मीर के अंदर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अब सभी आदेश मान्य होंगे और जम्मू और कश्मीर के अंदर भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का जो अपमान करना अब अपराध माना जाएगा। यानी अब ऐसा करने पर, राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने पर जो दंड है वो दिया जाएगा। पंचायतों को अब अन्य राज्यों के समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही जो वहाँ पर महिलाओं पर लागू होने वाला शरिया कानून है उसका अंत कर दिया गया है, वहाँ पर इसे पूर्णतः हटा दिया गया है। राज्य की स्थानीय महिलाओं के विवाह संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है। अब राज्य की महिला यदि भारतीय नागरिक से विवाह करती है तो उनकी जम्मू कश्मीर की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। पहली बात तो जम्मू कश्मीर की जो अलग से नागरिकता है उसे, उस प्रावधान को ही समाप्त कर दिया गया है। और अब बात करते हैं हम जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम यानी जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट JNK PRA 1989। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जिला विकास परिषदों की। क्या है ये जिला विकास परिषद? देखिए, गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में नई शासन इकाई के रूप में जो जिला विकास परिषद हैं उनका गठन किया है। अब देखिए, इन्हें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स या शॉर्ट में DDCs कहा जाता है। तो ये जो DDCs है इनकी स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए जो 73वां
संविधान संशोधन था उसके प्रावधानों को शामिल करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 को संशोधित किया है। अब इस नवीन संरचना के अनुसार देखिए जो जिला विकास परिषद हैं ये ये किनका स्थान ले रही हैं। इनसे पहले यहाँ पर जिला योजना विकास बोर्ड यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स, जिन्हें शॉर्ट में डीडीबीज कहा जाता था, पहले यहाँ पर ये डीडीबीज हुआ करते थे और इनको प्रतिस्थापित किया जा रहा है डीडीसीज के द्वारा यानी जिला विकास परिषदों के द्वारा। ध्यान देने की बात है कि जो पहले जो जिला योजना और विकास बोर्ड जो पहले की जो व्यवस्था थी, उसकी ऐसे बोर्ड की जो अध्यक्षता है वो एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा की जाती थी और सांसद और विधायक और विधान पार्षद इसके सदस्यों के रूप में कार्य करते थे और जिला उपायुक्त जो होते थे वो इसके सदस्य सचिव होते थे। तो इस प्रकार से ये डीडीबी जो है उसका गठन किया जाता था। अब जो नया ढांचा बनाया गया है उसमें एक डीडीसी और एक जिला योजना समिति शामिल होंगी और डीडीसी में प्रत्येक जिले से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों में से नियुक्त किए गए एक अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। डीडीसीज के जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके तहत नगर पालिका या नगर निगम के रूप में जो नामित क्षेत्र हैं उनको छोड़कर संपूर्ण जिला शामिल होगा। यानी इनका जो अधिकार क्षेत्र हैं उन नगर पालिका या नगर निगम के रूप में नामित क्षेत्र हैं उनको अगर हटा दें, उसके बाद में ज़िले में जितने भी क्षेत्र बचते हैं, जितना भी हिस्सा बचता है उस पर इसका अधिकार होगा। अब हम बात कर लेते हैं डीडीसीज के कार्यों के बारे में। तो देखिए इसका पहला कार्य है, डीडीसी जो हैं वो जिला योजनाओं और पूंजीगत व्यय को तैयार और अनुमोदन प्रदान करेगी और अब प्रत्येक डीडीसीज के तहत 5 स्थायी समितियां गठित की जाएंगी। ये समितियां वित्त, विकास, लोक निर्माण कार्य, स्वास्थ्य और शिक्षा और कल्याण से संबद्ध होंगी। दूसरी बात, हल्का पंचायतों के बारे में। तो देखिए डीडीसीज हल्का पंचायतों और प्रखंड विकास परिषदों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगी और इन्हें जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 का जो अधिनियम था उसके तहत इनकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा नियोजन प्रक्रिया को शामिल करके डीडीसीज के कार्यों के दायरे को बढ़ाया गया है। नियोजन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों को हस्तांतरित किया गया है। इससे पूर्व डीडीबीज यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो होते हैं, जिला योजना और विकास बोर्ड, केवल यही इन विकास संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन करते थे। तो ये डीडीसीज के कार्य हुए। अब हम बात करते हैं केंद्र के द्वारा जम्मू और कश्मीर के भूमि संबंधी कानूनों में संशोधन के बारे में। देखिए सरकार ने जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम, जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट की जो धारा 17 है उसमें उल्लेखित राज्य के स्थायी निवासी पद का लोप कर दिया है। यानी अब राज्य के स्थायी निवासी जैसा शब्द इसके अंदर से हटा दिया गया है, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो इस संघ शासित क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों के निपटान से संबंधित था। नए कानून के अंतर्गत देखिए इसमें हम बात करें कि अगस्त 2019 से पहले यानी जब अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A निरस्त नहीं किया गया था, उससे पहले राज्य जम्मू और कश्मीर के अंदर नए रहने वाले जो लोग थे यानी गैर निवासी जो हैं उनको जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी अचल संपत्ति को क्रय करने का अधिकार नहीं था। और अब जो नया कानून है उसके अंतर्गत सरकार स्वास्थ्य सेवा, शैक्षणिक संस्थाओं आदि को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में भूमि हस्तांतरित कर सकती है। हालांकि ध्यान देने की बात है कि ये जो संशोधन है वह गैर कृषकों यानी जो लोग कृषि नहीं करते हैं उन कृषि नहीं करने वाले लोगों को कृषि भूमि के हस्तांतरण की अनुमति नहीं देती है। अर्थात वहाँ की जम्मू कश्मीर की जो कृषि भूमि है वह किसी गैर कृषक को नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा लोकसभा के द्वारा जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 पारित किया गया और इस विधेयक में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा का दर्जा प्रदान करने का उपबंध किया गया है। यानी अब जो नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र है
उसकी जो राजभाषा के रूप में जिन भाषाओं को शामिल किया गया है उनमें है कश्मीरी भाषा, डोगरी भाषा और हिंदी भाषा। इन्हें राजभाषाओं का दर्जा दिया गया है। इससे पहले राज्य के अंदर केवल अंग्रेजी और उर्दू, केवल यही दो भाषाएं ऐसी थी जिन्हें राजभाषाओं का दर्जा प्राप्त था। इसके अलावा संविधान का जो भाग 17 है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 इसमें वर्णित किए गए हैं, ये सभी अनुच्छेद भारत की जो राजभाषा है उससे संबंधित हैं। और अनुच्छेद 343 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगी और संघ की लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 370 और इसके जो प्रभाव, इसको किस प्रकार से हटाया गया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त कर ली है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम नाम का जो टॉपिक है वो वर्तमान में क्यों चर्चित है। देखिए, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई थी। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी एडीपी, इसको जो भारत सरकार के द्वारा देश के सबसे अविकसित जिले जो हैं, जिनमें विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, उनके सामाजिक और आर्थिक संकेतकों में तेजी से सुधार लाने के लिए जनवरी 2018 के अंदर प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम को भारत के 739 जिलों में से 112 जिलों के अंदर लागू किया गया है। और ये जो जिले हैं 112 जिले, इनमें से 35 वे जिले हैं जो कि वामपंथी उग्रवाद यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से प्रभावित हैं, यानी जहां पर जो लेफ्ट विंग की जो विचारधारा है वो काफ़ी प्रभावी है, वहां पर ऐसे जिलों के अंदर भी इन्हें इस जो आकांक्षी जिला योजना है, कार्यक्रम है, इसे लागू किया गया है। आगे चलते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये निम्नलिखित विचारों से प्रेरित है, जो कि नीति और शासन को अपनाने हेतु सरकार की मंशा को प्रकट करते हैं। क्या क्या है? सफलता से और आगे आर्थिक उपाय करना, जो समान क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के माध्यम से परिवर्तन का संचालन करना। अब देखिए, ये जो कार्यक्रम है जीवन की गुणवत्ता और साथ ही नागरिकों की आर्थिक उत्पादकता को भी प्रत्यक्षतः प्रभावित करने वाले 5 मुख्य विषयों में व्यावहारिक और मापन योग्य सामाजिक प्रगति के परिणामों पर केंद्रित है। और ये जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है? देखिए, इसके अंदर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत अवसंरचना यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन विषयों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इन सभी विषयों को फिर से 49 संकेतकों के अंदर विभाजित किया गया है। देखिए, यह जो कार्यक्रम है 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि 3C दृष्टिकोण से परिलक्षित होते हैं। 3C का अर्थ है कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। इसके जो तीनों के प्रथम अक्षर C लिया गया है, इस प्रकार से जो 3C का निर्माण होता है। देखिए, क्या है कन्वर्जेंस? केंद्र और राज्य योजनाओं का अभिसरण यानी कन्वर्जेंस, केंद्र, राज्यों, जिलों और नागरिकों के मध्य सहयोग यानी कोलैबोरेशन, और इसके अलावा जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। अब हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसके बारे में हमने बात की थी कि जो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, इन दोनों ने मिलकर के जो संयुक्त रूप से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की थी, जिसकी वजह से ये जो मुद्दा है चर्चित हुआ है। तो क्या है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस? देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत में केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह प्रतिस्पर्धा और रणनीति संबंधी अनुसंधान और ज्ञान के निकाय के संवर्धन के प्रति समर्पित है। यह हाल ही में जो भारत नवाचार सूचकांक 2019 जो जारी किया गया था, उसमें नीति आयोग का
नॉलेज पार्टनर भी रहा है। इसके अलावा बात करते हैं सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव की। तो देखिए, सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि सामाजिक प्रगति सूचकांक यानी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI जो है उसको प्रकाशित करता है। यह सूचकांक देशों के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के लिए किए गए प्रयासों का मापन करता है। अब देखिए, ये जो कार्यक्रम है इसकी मूल संरचना किस प्रकार की है। केंद्रीय स्तर पर जो नीति आयोग है, नीति आयोग, इसके द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और प्रत्येक संबंधित मंत्रालय ने जिले की प्रगति के संवर्धन हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार किया गया है। देखिए, नीति आयोग, जो नीति आयोग है उसका जो ये एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। और इस सांविधिक निकाय जो नीति आयोग है, ये इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस हिसाब से वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट यानी जो उपाध्यक्ष हैं उस पद पर वर्तमान में राजीव कुमार कार्य कर रहे हैं। और नीति आयोग के वर्तमान CEO जो हैं वह है अमिताभ कांत। देखिए, राज्य सरकारें परिवर्तन की मुख्य संचालक होती हैं और प्रत्येक राज्य ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के साथ इसकी प्रगति की निगरानी करने के लिए अपने सचिवों की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है। इसके अलावा प्रत्येक जिले के लिए एक अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव रैंक का जो अधिकारी है, एक केंद्रीय प्रभारी अधिकारी को उसमें नियुक्त किया गया है जो कि अपने स्थानीय स्तर के जो निष्कर्ष होते हैं उनके आधार पर प्रतिक्रिया और अनुशंसाएं प्रदान करेगा, यानी वो बताएगा कि किस प्रकार के कार्य या अनुशंसाएं की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम के तहत जो नीति आयोग है उसके द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है और इसके अंतर्गत चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड के माध्यम से 5 मुख्य क्षेत्रों या जो विषय हैं उनमें संपादित किए गए मासिक सुधारों के आधार पर जिले को रैंक प्रदान की जाती है। तो ये थी हमारी अगला जो हमारा टॉपिक आकांक्षी जिला योजना यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP। तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर इन टॉपिक्स को लेकर के आपकी अगर और कोई क्वेरी है, आप और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप अपने जो अमूल्य सुझाव है वो भी हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।